तो चलिए आज नया टॉपिक हम लोग कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो किस किस टाइप के सवाल जो हमको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो वैसे सवालों पे हम लोग ज़रा यहाँ पे एक एक करके ध्यान देते चले जाएंगे, साथ ही साथ लिखते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो एक क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ने से क्या होता है, कोई भी चीज़ें दिमाग में सेट रहती हैं, उसको सुनने से, देखने से और साथ ही साथ अंततः लिखने से। इसलिए लिखने से कभी मत कतराइएगा, जितना बार हो सके लिखिए, जितना बार हो सके सुनिए, तभी वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। तो क्या है टॉपिक? पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, ठीक है ना। चलो सबसे पहला देखो यहाँ पॉइंट, एक एक पॉइंट पर पॉइंट करके आए। भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? सर एस विश्वेश्वरैया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया आगे है लिखा हुआ, इसलिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले इसको पॉइंट को लिखते चलिए। भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे कहा जाता है? हेडिंग दे देंगे पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना। और लिखते चलिए भारतीय आर्थिक योजना का जनक, यहीं पे लिखना भी है, याद भी करना है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए योजना आयोग का गठन। एक बार नहीं बहुतों बार परीक्षा में पूछा गया है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ है, डेट सहित। इसमें डेट भी याद रखना है। तो डेट क्या हो जाएगा? 15 मार्च, डेट हो जाएगा 15 मार्च 1950, ठीक है। योजना आयोग का गठन वर्तमान में तो खैर ये समाप्त हो गई, हटा दी गई, इसकी जगह पे नया आया है, लेकिन पुराना वाला भी पूछता है, तो इसलिए हमको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। एकदम दिमाग में सेट किए, तुरंत अभी रिवीजन भी करवाएंगे, लिखवाएंगे, जैसे अभी शुरुआत में लिखवाए थे उसी तरीके से अभी लिखवाएंगे, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ। किसके सलाह पर हुआ था? केसी नियोगी। क्या याद रखना है? केसी नियोगी। सिंपल सा प्रश्न कि योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था, किस बोर्ड के सलाहकार की सिफारिश पर हुआ था? केसी नियोगी। केसी नियोगी का नाम कहीं और आप लोग पढ़े होंगे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही थे, केसी नियोगी, पहले भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी रहेंगे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो उसके क्या हो जाएंगे? योजना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, प्रधानमंत्री चेंजेबल होते हैं, 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कभी भी मतलब चेंज हो सकते हैं। तो जिस समय जो प्रधानमंत्री रहेंगे तो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तत्कालीन प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगर अभी आपसे पूछ दिया जाए कि अभी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, इससे तो योजना आयोग है ही नहीं, लेकिन अगर मान लिया रहता तो क्या बोलते? नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी क्या है, प्रधानमंत्री हैं, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। उसी तरीके से जब पहला बार 15 मार्च 1950 को गठन हुआ तो पहले अध्यक्ष कौन बने? पहले अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और अंतिम अध्यक्ष कौन बने? क्योंकि 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके जगह पे नया आया नीति आयोग, इसलिए अंतिम अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी और पहले अध्यक्ष हो गए जवाहरलाल नेहरू। दोनों डाटा एकदम याद रखना है, नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अभी तुरंत पूछे थे। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहूवालिया। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? समझने का बात ही नहीं है। क्या नया साल का अभी तक खुमारी नहीं उतरा है क्या? हो रहा है ना यार, दिमाग में सेट हो रहा है, तुरंत अभी रिकॉल होगा, ठीक है। आगे बढ़े। सारा पंचवर्षीय योजना का निचोड़ आपको एक जगह मिलेगा। जितना सब जगह बार बार 2, 4, 5 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। एक बुक में भी पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, इसलिए एक जगह कंपाइल करके आपको यहाँ हम लेके आए हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलो अब देखो, योजना आयोग का गठन तो कर दिया गया, कब गठन हुआ बोलिए? 15 मार्च 1950। बोलने में पैसा लगता है क्या? नहीं लगता ना, तो बोलिए। तो योजना आयोग का क्रियान्वयन कि कैसे काम करेगा योजना, ठीक है, खाका कौन तैयार करेगा भाई? तो उसके लिए क्या किया गया? एनडीसी। एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होता है एनडीसी का फुल फॉर्म? नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। नेशनल विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1900, 9 अगस्त बोल दिए थे क्या? अच्छा, सुधार लीजिएगा। 6 अगस्त 1952। कब स्थापना हुआ था एनडीसी का? 6 अगस्त 1952। एक बहुत ही अहम सवाल रेयर आपको बुक में मिलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? सुपर कैबिनेट किसने कहा था? राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कौन कहा था? के संथानम। एकदम याद रखिए, ये सब रेयर सब क्वेश्चन आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था? सुपर कैबिनेट का मतलब कैबिनेट तो होता ही है, उससे भी हाई, माने जो फाइनल कर दिया समझिए वो तय हो गया। तो इसलिए इसको के संथानम ने क्या कहा था? सुपर कैबिनेट। ठीक है, अब आइए कि सोवियत संघ रूस, हमारा तो रसिया से लिया गया है, भारत का पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो रूस में ही सबसे पहले 1928 में पंचवर्षीय योजना एक व्यक्ति के द्वारा लागू किया गया था। वो व्यक्ति का नाम था जोसेफ स्टालिन। एकदम याद रखना है, जोसेफ स्टालिन। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना पेश करने वाले कौन थे? लागू करने वाले कौन थे? शुरू करने वाले कौन थे? जन्मदाता कौन थे? तो नाम क्या आ जाएगा? जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन कहाँ के? रूस के। इसीलिए हम लोगों ने भी क्या किया? हम लोगों ने यानी भारत ने रूस से ही पंचवर्षीय योजना का चुराया है, नकल किया। जैसे वहां किया था, कब किया था? डेटो याद रखिएगा, 1928 में। कहां से? रूस से। कौन किया था? जोसेफ स्टालिन। हाँ स्टालिन, ठीक है, स्टालिन। कहां से लिया गया भारत का पंचवर्षीय योजना? रूस से। ठीक है, अब एक सवाल आ जाएगा कि भारत में अब तक कुल कितना पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है? 12। उसके बाद नहीं, उसके बाद 10-10 साल के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया है। ठीक है, तो 12 पंचवर्षीय लिख देगा, सवाल सीधे परीक्षा में समझिए छप जाएगा। ये सब बिहार एसएससी और बिहार का जो भी एग्जाम है, रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम है, स्टैटिक के तहत आपको ये सब सवाल देखने को मिलेंगे। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जा चुका है? योजना आयोग लगेगा, योजना आयोग कितना हुआ था, जोड़ लेगा 2022 तक, फिर या 22 से 27 तक। लेकिन यहाँ पे 14 के बाद क्या हो गया था? योजना आयोग का समापन कर दिया गया, उसके जगह पे नीति आयोग आया। तो इसलिए 12 तक का ही डाटा लिया गया है, 12 पंचवर्षीय योजना। ठीक है, यहाँ फिर हम चर्चा कर ही दिए थे कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आ गया? योजना आयोग की जगह पर कौन सा आया? कब आया? एकदम ये समझ लीजिए, VVI 1 जनवरी 2015। एकदम डेट सहित याद रखना। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, एनडीसी का 6 अगस्त 1952, नीति आयोग 1 जनवरी 2015। इसका एकदम डेट सहित ईस्वी याद रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, बहुत लय। बाद में वीडियो भी देख लेना, मेरा क्या दिक्कत है। हाँ, ऐसे वीडियो आप लोग देखते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले ये बुक के बारे में हम चर्चा कर दिए थे। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी? पहला प्रश्न तो ये कि किसने लिखी? फेमस पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। किसके द्वारा लिखी गई है? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। उसने ही सबसे पहले भारत में नियोजन को पहली बार जिक्र किया था कि होना चाहिए। नियोजन मतलब योजना, खाका तैयार किया था, बताया था, चर्चा किया था। तो सबसे पहले नियोजन का चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। आप लोग भारतीय इतिहास फ्रीडम मूवमेंट पढ़े होंगे, कांग्रेस का सेशन पढ़ाए भी हैं हम।
1938 में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था ना, सुभाष चंद्र बोस किए थे उसकी अध्यक्षता 1938 में। तो उसमें क्या विशेषता था कि वहीं पर जो है एक राष्ट्रीय नियोजन समिति की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एससी बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, तो उसमें जो राष्ट्रीय नियोजन समिति का स्थापना की गई थी उसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए थे कंफ्यूजन होता है, ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जो राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, उसके अध्यक्ष बनाए गए, राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू। अब सवाल हम बना के पूछ देते हैं तब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना भारत में पहली बार कब की गई, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई, हरिपुरा अधिवेशन, 1938 अधिवेशन, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 2-3 तरह का चाहता है, इससे अलावा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अब आइए कुछ उससे रिलेटेड जो योजना प्रस्तुत किया गया, पहले तो सबसे पहले किए थे प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में, उसके अलावे भी योजना से रिलेटेड भारत में कुछ व्यक्तियों के द्वारा समय समय पर सुझाव देता गया, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाया गया, तब जाकर अंत में 1950 में क्या हुआ, योजना आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग के रूप में हमारे सामने आया। ठीक है, क्या है उसके तहत 1944 ईस्वी में एक गांधीवादी योजना लागू की गई, ये भी योजना से संबंधित है। गांधीवादी योजना जो कि किससे संबंधित था, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य, किसके द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, गांधीवादी योजना। ऐसे सवाल आ जाते हैं तो लगता है कि बाप रे कैसा सवाल पूछ दिया गया है। श्रीमन नारायण अग्रवाल, पहली बार नाम सुन रहे होंगे। श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा कौन सा योजना शुरू किया गया, गांधीवादी योजना। कब शुरू की गई थी, 1944। किस पर विशेष रूप से फोकस किया गया था, कुटीर उद्योग पर फोकस किया गया था, कुटीर उद्योग का विकास पर जोर दिया गया था। ठीक है ना, तो सिंपल पूछेगा कि गांधीवादी योजना किसके द्वारा दी गई, श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है, अगला है देखिए 1944 में, फिर 1944 में मुंबई का 8 गो उद्योगपति बिजनेसमैन, 8 बिजनेसमैन के द्वारा एक बॉम्बे प्लान लाया गया। सबसे पहले शुरुआत किया गया कि क्या होना चाहिए इस प्लान में, कैसे योजना बननी चाहिए, क्या क्या कार्य होना चाहिए, खाका का तैयार किया जाना चाहिए। तो 8 उद्योगपतियों के द्वारा एक बॉम्बे प्लान लाया गया, उस प्लान से सरकार को अवगत कराया गया और सरकार ने काफ़ी हद तक इसको अपने दिमाग में और बात को प्रपोजल को रखा कि ठीक है बात सही है, हम इसको लागू करेंगे, और कर भी दिया था बाद में। तो ये 8 उद्योगपतियों द्वारा शुरू किया गया था बॉम्बे प्लान, बहुत ही फेमस नाम है, क्या है, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपतियों के द्वारा, जिसके प्रमुख कौन थे, आरदेशिर दलाल, ये सबसे हेड थे। वैसे 8 उद्योगपतियों के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन एक सब में से एक कोई अध्यक्ष, चेयरमैन कह सकते हैं, कमांडर, जिसको जो भी शब्द भाषा में आप कह सकते हैं, तो उसके हेड कौन थे, आरदेशिर दलाल। साथ ही साथ 7 और व्यक्ति थे, JRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई नाम था, जॉन मथाई और पुरुषोत्तम दास और आरदेशिर सराफ। एक सवाल इसमें आपको BPSC के द्वारा 17वीं में जो 13 तारीख को हुआ था, इसमें पूछा था। 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था BPSC का, याद आ रहा है, जो दिए होंगे उनको याद होगा। इसमें ये लाला भाई वाला पूछा था ना, हाँ, उसमें धीरू भाई अंबानी दे दिया था एक ऑप्शन में, तो धीरू भाई अंबानी नहीं होगा, बाकी इसमें था। तो इसलिए कभी कभी वैसे सवाल परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए ये 8 उद्योगपति का एक बार नाम खाली दिमाग में सेट रखिएगा, तो छांटने के लिए आसानी हो जाएगी कि कौन कौन थे। 3-4 गो नाम तो फेमस ही था, JRD टाटा, GD बिरला, आरदेशिर दलाल, जॉन मथाई, ये सब का नाम, पुरुषोत्तम दास का नाम सुने होंगे। 2-3 लोगों का नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, पहली बार सुने होंगे, कोई बात नहीं है, अभी सुन लीजिए, याद हो जाएगा। फिर 1945 में देखेंगे MN रॉय द्वारा एक जन योजना शुरू की गई थी 1950 में। MN रॉय, कम्युनिस्ट के संस्थापक जो थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय जिसका है नाम, 1945 में
और जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या योजना शुरू किया गया था? सर्वोदय योजना। ये दोनों एम.एन. राय के द्वारा जन योजना और जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना। दे देगा मिलान करने के लिए, जन योजना, सर्वोदय योजना, विनोबा भावे आंदोलन, इधर 4 को दे देगा ऑप्शन में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. राय, और आपको दे देगा फिर जयप्रकाश नारायण। तो वहाँ पे जाना रहेगा तो सवाल बनेगा। लिख लिए इतना? तो ये आपका सब अभी चल रहे हैं हम लोग सिर्फ योजना आयोग का इतिहास के बारे में। मेन पंचवर्षीय योजना अभी आना बाकी है, सोच लीजिए। और सवाल इससे ही रहते हैं, उससे सवाल बहुत कम रेयर पूछता है, क्योंकि डाटा बेस्ड है, 2-4 गो है किस पर आधारित था, जोर किस पर दिया गया, बस ऐसे ही सवाल। लेकिन मेनली पूछता है उसका इतिहास, बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है ना। अब आ जाओ थोड़ा योजना आयोग के बाद चर्चा कर देते हैं नीति आयोग, क्योंकि पहले बता दिए थे कि योजना आयोग को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो योजना आयोग की जगह पर क्या आया? नीति आयोग। योजना आयोग की जगह पर कौन सा आयोग आया? नीति आयोग। सबसे पहले नीति, NITI, फुल फॉर्म जानना जरूरी है। मेरा ये सिद्धांत है, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज जानिए तो उसका बेसिक जरूर चीज जानिए, हमेशा बेसिक को लेकर चलना है। मतलब कि अगर खड़े हैं तो जमीन पर पैर होना चाहिए। बहुत लोग आजकल खड़ा होता है ना तो जमीन पर पैर नहीं होता है, हवा में होता है। तो जब हवा में होता है ना तो उड़ने में उसको देरी भी नहीं लगती है, एक बार हवा आएगा तो क्या होगा? उड़ जाएगा। और जब जमीन पर रहेगा पैर तो बैलेंस रहेगा, स्थिर रहेगा। क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण भी काम करता है क्या? नीचे से कि ऊपर से? कहाँ से काम करता है? फिजिक्स पढ़े होंगे तो पता होगा, नीचे से ना, नीचे से ही काम करता है। सेब गिरा था ना न्यूटन, सब पढ़े हो ना जी, 6, 7, 8 क्लास में पढ़े थे शायद। तो वही है कि बेसिक चीज। तो बेसिक का मतलब यही हुआ कि आदमी सब चीज जान रहा है। नीति आयोग का स्थापना हो गया, योजना आयोग कब आ गया, पूरा योजना आयोग के बारे में डिटेल बता देगा और कह देगा नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का फुल फॉर्म, अच्छा फुल फॉर्म होता होगा ना। सबको आप लोग सिम का यूज करते हैं, बताइए सिम का फुल फॉर्म क्या होता है दिलीप? मोबाइल में सिम होगा ना जी, बिना सिमे का मोबाइल है। SIM क्या होता है फुल फॉर्म? कोई नहीं बताएगा, आप बताइए, आप बताइए। हेलो, आप बताइए। हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहे थे, 2 को तो बस। मॉड्यूल, ठीक, गुड। सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सिम का फुल फॉर्म वही होता है। इसलिए बेसिक चीज़ है, छोटा चीज़ है, लेकिन जानना चाहिए। और कभी कभी देखिएगा आपको एग्जामों में ऐसा सवाल देखने को भी मिल जाएगा। तो जाना पहचाना सवाल जब एग्जाम में मिलता है ना तो काफ़ी प्रसन्नता होती है। तो उसी तरह से नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब इसका हिंदी क्या होगा? तो अगर मान लिया जान रहे हैं नेशनल का, इंस्टीट्यूशन का, ट्रांसफॉर्मिंग का, इंडिया का, तो कर ही सकते, लेकिन आपको उसके लिए जानना जरूरी है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, स्थापना बता ही चुके हैं, 1 जनवरी 2015, कहाँ? दिल्ली, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? यह सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है, मतलब सोचने का, खाका बनाने का, क्या क्या काम होगा वही सरकार को बनाती है, देती है। जो इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब जो होंगे ना, सदस्य लोग, सब मीटिंग करते हैं, बताते हैं कि ये होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ देना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने जितना भी जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें क्या करती हैं? बताते रहती हैं बीच बीच में, एक निश्चित समय अंतराल को लेकर, ठीक है ना। तो यही है सरकार का थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब होता है सोचने का काम करने वाला। कह देगा कि सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्थान या कौन सा आयोग, कौन सा संस्थान कार्य करती है, क्या हो जाएगा? नीति आयोग। पदेन अध्यक्ष जान रहे हैं कौन होंगे? नीति आयोग के अध्यक्ष वही जस्ट योजना आयोग वाला। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता था? जो तत्कालीन अध्यक्ष होता था। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष 2 प्रधानमंत्री होंगे, वही होंगे। और जब से गठन हुआ है सबसे ये हमारे बाबा औगरनाथ विराजमान हैं। मतलब जब से हुआ है 2014 से, 15 से आ गया ये, तो 14 से हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और अभी तक हैं। अब आगे फिक्स तो हो ही गए हैं, जब 24 से 29 तक। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी तक हमको नाम याद किनके बारे में रखना है? नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे?
नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आओ उपाध्यक्ष और सीईओ, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण, करंट के दृष्टि से भी इसमें करंट का भी समावेश कर दिए हैं, स्टैटिक के साथ साथ करंट के। उपाध्यक्ष पहले कौन हो जाएंगे, बहुत बार पूछा गया है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के, सुमन बेरी। सीईओ पहला कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, अभी पूछे थे ना। और वर्तमान में कौन है, वीवीआर सुब्रमण्यम। ये चार याद रखना है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, वर्तमान में सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम, और पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर। ये चारों डाटा याद रखना है, जब तक याद नहीं होगा जाने नहीं देंगे नया साल में। अब एकदम सख्ती के साथ आप लोगों को रखना है, जितना मौज मस्ती करना था 2024 में कर लिए। अगर यहाँ मेरा क्लास पढ़ना है तो एकदम स्ट्रिक्टली क्लास के नियम कानून को फॉलो करना है, क्योंकि ये क्लास नहीं, ये समझ सकते हैं कि इस तरह का एक रिवीजन डिस्कशन एक पॉइंट है, और यहाँ पे आपके सारे पढ़े हुए चीज़ों का एक बार रिकॉल होते रहता है, जितना ज़्यादा बार होगा। खुद आप लोग अपने में असेसमेंट करते रहिएगा कि क्या फ़ायदा हुआ, हो रहा है, और आगे भी हो सकता है या नहीं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सदस्य जो है सभी राज्य का मुख्यमंत्री और जितना भी यूनियन टेरिटरी के प्रशासनिक सदस्य होते हैं इसके ऑटोमेटिक सदस्य हो जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार इसके सदस्य हैं, झारखंड के भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो भी इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के सदस्य जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं ऑटोमेटिक हो जाते हैं, जो भी रहेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्या है पहला पंचवर्षीय योजना, अब आ जाइए मेन मुद्दा पर। अभी तक कास्टिंग चल रहा था, कोई भी मूवी फिल्म शुरू होती है तो पहले कास्टिंग होता है, कौन डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, ये सब नाम पहले हम लोग पहले फिल्म देखने जाते थे तो उसी में देखते थे। और जहाँ हम लोग मूवी देखने थिएटर हॉल जाते थे, अब पता चला हो गया फिल्म खत्म जाती, चल गया, दे दिया क्या, देखवे नहीं किए कौन हीरो था कौन हीरोइन, कभी कभी पहचानते भी नहीं थे। इंट्रोड्यूसिंग आता था, इंट्रोड्यूसिंग समझते हैं ना, जिसकी पहली मूवी होती थी हीरो या हीरोइन का, तो वो इंट्रोड्यूसिंग उसको कहते हैं। ठीक है ना, हेलो क्लास ले रहे हैं मिथिलेश जी, निकल के करते हैं। तो समझ गए, तो इसलिए वो सब तो था कास्टिंग। अब आइए पहला पंचवर्षीय योजना, सबसे पहला कि ये किस मॉडल पर आधारित था, हेराल्ड डोमर ये मॉडल पर आधारित था, मतलब मॉडल तैयार किया था पहला पंचवर्षीय योजना का। ये पीरियड भी आपको याद रखना है, 1951 से लेकर 56 तक। यहाँ गौर कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्षों के लिए, तो 5 साल है ना जी, 51 से 56, तो इसीलिए 51 से 56 पहला पंचवर्षीय योजना। लेकिन बीच में गड़बड़ाइएगा, आएगा कैसे गड़बड़ाइएगा पता चलेगा। अब आइए इसको ड्राफ्टिंग जो किया था, एक मॉडल था, एक ड्राफ्टिंग करने वाले भी व्यक्ति अलग थे, के.एन. राज। इसका ड्राफ्टिंग, पहली पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्टिंग किसने किया था, के.एन. राज। इस सवाल जो पूछा जा रहा है और पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया था, ऐसे सवाल। तो इसमें क्या हो जाएगा, कृषि एवं सिंचाई। पहला पंचवर्षीय योजना पर शुरुआत हुआ था हमारे भारत में, तो सबसे पहले कृषि पर ही फोकस किया गया था कि कृषि के क्षेत्र में ही क्या करना है, काम करना है, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान देश था भी, है भी, जाना जाता है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। लक्ष्य जो है 2.4%, कहीं कहीं 2.1% भी मिलता है। ठीक है ना, हाँ लक्ष्य रखा गया था कि हमको उतना रखना है, 2.4 या 2.1, ब्रैकेट ऑब्लिक में करके 2.1 भी लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन प्राप्ति कितना हो गया था, 3.6%। क्या हुआ इससे, क्या समझे, ये योजना बिल्कुल स्वाभाविक है। रखा कि टारगेट रखा कि हमको 1 महीना में 2025 में 1 लाख रुपया कमाना है। ठीक है, और 2025 खत्म होने के बाद जब 26 में प्रवेश कर देखेगा कि हम कितना कमाए, तो हो जाएगा उसके पास 1.5 लाख रुपया। तो क्या हुआ, फायदा हुआ, सफल माना जाएगा कि मेरे लिए 2025 अच्छा रहा। अब 1 लाख से हो जाता 80,000,
तो 20,000 तो लॉस हो जाता ना। तो इसलिए यह योजना क्या हुई, सफल मानी जाती है। लक्ष्य कितना रखा था, 2.4%, प्राप्ति कितना हुआ, 3.6%। ये भी डाटा याद रखिएगा, और ये वाला याद रखिएगा, और ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या क्या काम हुआ था। इसमें सबसे पहला हम यहीं पर आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि अगर ये सब चीज़ों को देखिएगा तो इसका अलग अलग मिलेगा, 1951 से लेकर 56 तक नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ का इनिशियल इसी योजना से शुरू हुआ था। 1955 से जो है ये सब शुरू हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही शुरू किया था। अब बाद में चल के फाइनलाइज 1961 में, कोई 63 में, कोई 64 में, क्योंकि ये सब चीज़ें बनने में जो है भाखड़ा नांगल परियोजना 13 साल लगा था, सोच सकते हैं। जाके 51 से लेकर 63 तक के 12 साल लगा था, 63 में जाकर फाइनली वो तैयार हुआ था। ये सब 10 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 1 साल वाला नहीं होता है, तो बहुत टाइमिंग लगता है। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना पंचवर्षीय योजना प्रथम के दौरान ही नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, मैटूर बांध, दामोदर घाटी परियोजना, और ये SIIT नहीं है, इसको लिखिएगा 5 IIT, 5 IIT की स्थापना, जिसमें सबसे पहला था IIT खड़गपुर। पहला कौन था, भारत का सबसे पहला IIT खड़गपुर। वैसे मॉडर्न में जब ब्रिटिश समय में जाइएगा तो IIT रुड़की, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहला IIT भारत का कौन सा था, IIT खड़गपुर। आप बताइए IIT खड़गपुर कहाँ है, नहीं पता, शुभम आप बताइए। उत्तराखंड में है, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में, आप बताइए। आप बताइए। हैं, उसका मुंह क्या देख रहे हो, लिखा है उसका मुंह पर की सैयद बोल रहे हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है IIT खड़गपुर। कॉन्फिडेंस रखिए, किसी भी चीज़ को जानिए तो कॉन्फिडेंस रखिए। अरे गलत ही होगा, जानेंगे सीखेंगे। बहुत लोग जानते हुए भी कंफ्यूज होते हैं। तो ये IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में वर्तमान में, खड़गपुर है ये नाम, जगह भी है खड़गपुर। हाँ, तो 5 IIT की स्थापना हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस देश के सहयोग से, सब जानता है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए किस देश के सहयोग से, तब क्या हो जाएगा, अमेरिका के सहयोग से। असल तो सवाल यही है, मेन तो सवाल यही है, सिंपल सवाल तो सब जानते हैं। अब आइए, ये सब जो सिंचाई परियोजना ये सब हुआ था ना, सब सिंचाई के लिए, तो यही सब सिंचाई को योजना को बहुउद्देशीय, जिसको नदी घाटी परियोजना बोलते हैं, बहुउद्देशीय मतलब जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, ठीक है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको कहा था आधुनिक भारत का मंदिर, सभी जितने बहुउद्देशीय नदी परियोजना चली गई थी, शुरुआत हुई थी, इसी सब परियोजना को ये सब परियोजना को क्या कहा गया था, आधुनिक भारत का मंदिर। इसको जितना बार लिख सकते हो VVI, एकदम महत्वपूर्ण। किसने कहा था, दिमाग में बैठा लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं हो कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट बोल देना कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना का संबंध उन्हीं से रहा है। इतना महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी भी। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है जी, सतलज नदी पर, कहाँ है, सतलज, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड से तो पता ही होगा। अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 1956 61 तक, 1956 से लेकर 61 तक पंचवर्षीय योजना। आपका मॉडल कौन सा था, PC महालोबिस। मॉडल कौन सा था, PC महालोबिस। इसी के जन्म दिवस पर मनाते हैं सांख्यिकी दिवस। कब मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, PC महालोबिस, प्रशांत चंद्र महालोबिस, ठीक है ना। उद्देश्य क्या था इसका, तीव्र औद्योगिकरण या औद्योगिक विकास, जो भी मिले, औद्योगिकरण या तो तीव्र औद्योगिकरण
या औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, जो मिलेगा समझ लीजिए एक ही चीज है, तीव्र उद्योगीकरण या औद्योगिक विकास। क्या सेकंड पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य? अब पहला का एग्रीकल्चर और सिंचाई। ठीक है, अब इसमें देखिएगा लक्ष्य कितना रखा गया था, 4.3%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई, थोड़ा सा कम रह गया था, उतना प्राप्त नहीं कर पाया था जितना पहला वाला में सफल रहा था, अधिक हो गया था, 4.1 से लेकर कितना चला गया था। अब इसका देखेंगे मेन वर्क, सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या क्या मुख्य कार्य। सबसे पहला कार्य देखें, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956, एकदम महत्वपूर्ण है, बहुत बार सवाल परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है ना, हेलो, अच्छा ठीक, एक मिनट। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई, 1956 में। ठीक है, अब आ जाइए तीन महत्वपूर्ण और वेरी महत्वपूर्ण कह सकते हैं, VVI, भिलाई, दुर्गापुर, राउल किला, जगह के नाम से वाकिफ होंगे आप लोग। ये तीनों जगह क्या हुआ था, स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इससे सवाल पूछा जाता है किस देश की सहयोग से, तो एकदम क्लियर करके लिख लीजिएगा, भिलाई वाला कौन सा हो जाएगा, 1959 में रूस। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से, कब। अगला आ जाइए दुर्गापुर, दुर्गापुर 52 है, दुर्गापुर हो जाएगा 1962, किस देश के, यूके यानी ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। यहाँ देश की बात हो रही है, राज्य सही बोल रहे हो उत्तराखंड, लेकिन यहाँ देश की बात हो रही है, तो ठीक है, देश में आएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ठीक है, अगला है राउल किला, तो राउल किला कहाँ आ गया, 1959 जर्मनी। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना है, भिलाई हो गया तुम्हारा रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन, और राउल किला जर्मनी, ये तीनों एकदम याद रखना है, एक बार नहीं बहुतों बार परीक्षा में घुमाया गया है, पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाइए 1956 में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से हुई, मिश्रित, हाँ द्वितीय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, सेकंड पंचवर्षीय योजना। यही सब प्रश्न अति महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे ही प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था समझते हैं, समाजवादी, हाँ ठीक। इससे क्या होता है ना कि मूल्य जो होता है वो बैलेंस रहता है, ना ज़्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है, तो फायदा भी है कुछ घाटा भी है, कराधान का जैसे उसमें होता है टैक्सेशन का, वो लॉस भी है, डिटेल में पढ़ेंगे। अगला देखेंगे 2 अक्टूबर 1958 को NAFED की स्थापना की गई। NAFED क्या है, नाफेड जिसको बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन सहकारी परिसंघ, जिसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, ऐसा पूछ सकता है। नाफेड, ये तो हम फुल फॉर्म लिख दिए इसीलिए थोड़ा लग रहा है डिटेल में, लेकिन सीधे पूछेगा नाफेड, इस तरीके का नाफेड या NAFED। नाफेड की स्थापना कब हुई थी, 1958। नाफेड का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। फुल फॉर्म जानना है तो लिख सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये FED से हो जाता है फेडरेशन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए, बाद में लिखिएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना समझ लीजिए पहले, तृतीय पंचवर्षीय योजना, पता चला खाली लिख नहीं है कर हमें छापिए रहे, हम यहाँ बक रहे हैं छाप रहे हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना देखिए कार्यकाल कौन सा हो जाएगा, 1961 से 66। पहला का क्या था, किस पर उद्देश्य दिया गया था, उद्देश्य किस क्षेत्र पर, दूसरा आ जाइए, तीसरा पर क्या था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना, यानी फ्री इकोनॉमी, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की स्थापना, साथ ही साथ
गेहूं के उत्पादन में वृद्धि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आगे जस्ट अभी आपको पता चलेगा जब हरित क्रांति के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो गेहूं के उत्पादन में कैसे वृद्धि लाना है, उसी के लिए ये टारगेट रखा गया था किस पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका पीरियड कितना था 1961 से 66। मॉडल कौन से थे, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, यही मॉडल दिए थे, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी, सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सैंडी। लक्ष्य कितना रखा गया था 5.6%, लेकिन प्राप्ति कितना हुई, मात्र, इसको लगाइए शब्द मात्र, ओनली कितना 2.8, तो क्या हो जाएगा, सीधे आधा हो गया, तो क्या हो गया, ये असफल हो गया, क्योंकि आधा से भी थोड़ा ऊपर रहता तो बोलता सफल नहीं, लेकिन सीधे बोला असफल, इसलिए आधा तक आके रह गया, जितना रखा गया था लक्ष्य उतना नहीं होता। और इसके पीछे रीजन था, क्या रीजन था अभी हम लोग देखेंगे भी कि क्यों वो सफल हुआ था, बहुत सारा रीजन था। सबसे पहले देखेंगे इसके क्या क्या कार्य हैं, जो कि सवाल परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई, कब हुई, 1900, चलो ठीक है, राहुल किला, ठीक है। 1 जुलाई 1964 को एक बहुत ही फेमस बैंक की स्थापना हुई, कौन सा बैंक, आईडीबीआई बैंक, मुख्यालय कहाँ आईडीबीआई का, ठीक है 1964। पूछता है आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1964, लिखा ले जी, देखो न, बोलो न। अगला क्या है, 14 जुलाई 1965 को क्या हुआ था, एफसीआई, एफसीआई मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एफसीआई सिंपल सा नाम जाना जाता है एफसीआई। एफसीआई की स्थापना 1965, बहुत बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। अगला है एपीसीसी, कृषि कीमत आयोग, यानी एक्चुअल प्राइस क्या है, जो कृषि कीमत आयोग होता, कमीशन बनाया गया था 1965 में ही। इसका कार्य सिर्फ यही था एमएसपी की सिफारिश करना। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सेल प्राइस, न्यूनतम मूल्य, किसी चीज का, कोई भी धन का, कोई भी फसल का क्या मूल्य रखा जाएगा न्यूनतम, वो तय करना कौन सा करता था, एपीसीसी। यही एपीसीसी का नाम परिवर्तन हो गया 1985 में, एपीसीसी का नाम परिवर्तन हो गया 1985 में, क्या हो गया, सीएसीपी, कृषि लागत एवं मूल्य भाग, इसको कि अंग्रेजी में बोलते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीपी यानी कॉस्ट एंड प्राइस, सीए का मतलब हो गया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। 1950 में किसका नाम हुआ था, यही वाला एपीसीसी का नाम 65 में बना था, लेकिन 85 में नाम चेंज कर दिया गया। एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण, इसको याद रखिए, वीवीआई लिख देते हैं कि जो एमएसपी होता है वो हमारे यहाँ कितने फसलों के लिए तय की जाती है, अभी 22 फसलों का एमएसपी पूछेगा सीधे कि कितने फसल के लिए बनाई जाती है, तैयार की जाती है, क्या उसमें गन्ना है, कौन बोला, आप बोले, आप बोले ना, हाँ ठीक है, इसी तो सही है, गन्ना इसमें नहीं है। ऐसे सवाल ही एग्जाम में देंगे ऑप्शन में, कौन इसमें से नहीं है, गन्ना देगा, कहेगा फसल, हाँ तो गन्ना तो होबे करेगा, तो गन्ना, हाँ गन्ना उसको उसमें से अलग कर दिया गया था, जैसे बजट वाला में नहीं दिया था वो सरसों तिल वाला सब था, और उसमें ऑप्शन में दे दिया था नारियल, हम बताए भी थे उसको, ठीक है। तो ये 22 फसलों के लिए, गन्ना के लिए उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य, जिसको बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, वो यहाँ लिख ही दिए थे ना हम, गन्ना के लिए उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य तय की जाती है, वो एमएसपी के तहत नहीं होता, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। असफलता के क्या कारण थे, मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या थर्ड पंचवर्षीय योजना सफल क्यों नहीं हुआ, सीधे आधा पर आ गया था, तो काहे, तो दो गो बहुत ही युद्ध हुआ था फेमस, भारत पाकिस्तान और भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना के बीच कब हुआ था युद्ध, और भारत और पाकिस्तान के बीच। युद्ध के साथ साथ एक और काम हो गया था, अकाल भी आ गया था 1965-66 में भारत, तो सारा चीज क्या हो गया, तंत्र उधरे बिजी रह गया और इधर योजना की ओर ध्यान प्रॉपर वे में नहीं दे पाया।
अब आपके घर में कोई कार्य प्रयोजन है, किसी के घर में अब कुछ दुर्घटना घट जाए उसके घर में, तो क्या हो पाएगा? सही ढंग से हो पाएगा क्रियान्वयन कार्य? नहीं हो पाता है, स्वाभाविक है गड़बड़ हो जाएगा। तो इस कारण से ये क्या हुआ, योजना असफल रह गया। ठीक है ना, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं? कल इस टॉपिक से टेस्ट होगा, अब देखिए बोल देंगे कल कोई भी नहीं करेगा। नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगला आ जाओ कि जब बताए थे गेहूं के बारे में कि गेहूं के उत्पादन में वृद्धि पर किया गया था ना, तब जाके यहाँ पे लगा अब हरित क्रांति की शुरुआत। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई भारत में? 1966-67, एकदम याद रखना है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, ऐसे लिखे भी हैं लेकिन फिर लिख देते हैं, एक बार नजर फिर आपका चला जाएगा। इसको क्यों शुरू किया गया था? अनाज उत्पादन में वृद्धि के लिए। अनाज उत्पादन में कैसे वृद्धि किया जाए, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में क्यों हुई? अनाज उत्पादन की वृद्धि के लिए, विशेषकर गेहूं और चावल के लिए। ठीक है, यहां तक समझ गए? इसमें जो है HYV ये जानना जरूरी है कि कैसे किया जाएगा, खाली बोलने से थोड़े हो जाएगा। तो HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म का बीज का इस्तेमाल हुआ कि कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल की खेती में बढ़ावा मिले, अधिक से अधिक उत्पादन हुए। तो विश्व में कहा जाता है कि नॉर्मन ई बोरलॉग हरित क्रांति के जनक। अगर सिंपल पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक, कहीं क्लियर नहीं रहेगा भारत और विश्व, सिर्फ अगर रहेगा सिर्फ हरित क्रांति के जनक, और ऑप्शन में रहेगा बोरलॉग और ऑप्शन में रहेगा स्वामीनाथन। क्या मारिएगा? स्वामीनाथन। ठीक है, नहीं हम बद लिख रहे हैं, अभी बोले नहीं है। हरित क्रांति के जनक तो क्या हो जाएगा? नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन अगर यही शब्द पूछ जाएगा भारत में हरित क्रांति के जनक, तब क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, जिसको कि नॉर्मन ई बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। बहुत ही विश्व का सबसे प्रमुख अवार्ड में से एक होता है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है नोबेल प्राइज लेना। नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में 1970 में किसको मिला था? नॉर्मन ई बोरलॉग को। तो भाई विश्व में थे हरित क्रांति के जनक, तो भारत में जो जनक थे तो वो भी कम तो काम नहीं किए थे भाई, इंडिया में तो वही किए थे। तो ये समझ आया इस साल 2024 में भारत के जनक MS स्वामीनाथन को 2024 में क्या मिला? भारत रत्न। 5 व्यक्ति को मिला था, उस 5 व्यक्ति में से एक क्या थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले में MS स्वामीनाथन भी थे। एक बार नहीं, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, आगे जितना परीक्षा होगा यो बता दे रहे हैं, सब परीक्षा में पूछेगा, कभी ना कभी परीक्षा में पूछेगा। 5 में से दे देगा इसको किसको नहीं मिला है, किसको मरणोपरांत मिला है, कौन अभी जीवित है, ऐसे सवाल करके। तो 5 को मिला था, तो 5 में क्या वो जीवित है अभी? मात्र वो भी अंतिम अवस्था में है, लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी 4 व्यक्ति को मरणोपरांत मिला है। किसको किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिंहा राव, कर्पूरी ठाकुर तो बोलिए दिया, और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, अब आगे चलिए। अब क्या हुआ, यहां तक तो हो गया, हरित क्रांति में सब लजबजा के रह गया। उसके बाद अब क्या होने लगा? 66 से लेकर 69 तक, इंडिया में 66 से लेकर 69 तक ये जो है 3 वर्ष जो है ये प्लान हॉलीडे के रूप में जाना जाता है। एक ही नाम है, प्लान हॉलीडे या योजना अवकाश। प्लान हॉलीडे कहिए या योजना अवकाश कहिए, एक ही चीज है। ठीक है ना, बीच में पंचवर्षीय योजना को क्या किया गया? लागू नहीं किया गया। अब इसके बाद बोला कि कुछ देर तक इसको क्या किया जाए? हॉलीडे, छुट्टी मनाया दिया जाए। नया साल में सबको छुट्टी मनाने गया था, उसकी इस तरह इसको भी कहा पंचवर्षीय योजना कि तुम भी छुट्टी मनाने चले जाओ। आया घूम घाम के, स्विट्जरलैंड से घूम के आया। उसके बाद आगे देखते हैं चौथा पंचवर्षीय योजना 63 से लेकर, ठीक है, ई किस मॉडल पे आधारित था? गाडगिल फॉर्मूला पर, गाडगिल मॉडल पर आधारित था। ठीक है, इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता। क्या?
अच्छा समझ जाइए, 69 से 74, 63 तो पहले खत्म हो गया था, 66 से जब आया था। अब आइए इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम, क्या सबसे महत्वपूर्ण काम था? इसरो की स्थापना। कब हुआ इसरो की स्थापना? बहुत सुंदर, 1969 में। 1969 में क्या चीज का स्थापना? इसरो। क्या होता है फुल फॉर्म? स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इसी साल हुआ था। 1969 का ये जो साल है बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में ये 1969 आपको देखने का किसी ना किसी का आंसर जरूर मिलेगा। 14 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण 1969 में ही हुआ था। इसरो का भी स्थापना कब हुआ था? 1969 में ही हुआ था। साथ ही साथ अगला देखेंगे पॉइंट में, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बहुत बार, 2-3 बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो चुका है आफ्टर फ्रीडम, आज़ादी के बाद। फिर 99 में भी आगे चलकर देखेंगे हुआ था। 1971 में। अगला आइए श्वेत क्रांति, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, की शुरुआत हुई थी 1970 में। ऑपरेशन फ्लड किसके लिए हुआ था? दुग्ध उत्पादन के लिए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति जिसको बोलते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? दूध। कब हुआ था? 1970 में। इसका एक सवाल पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से? दूध उत्पादन से, ठीक है ना। तो वही वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादक के जनक कहे जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कब हुआ था ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत? 1970। अगला आएंगे, इस योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। कृषि के क्षेत्र में ग्रोथ रेट देखने को मिला। अगर पर्टिकुलराइज किया गया सब क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक डेवलपमेंट देखने को मिला। ये सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत के किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर अधिक देखी गई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और लोग क्या करते हैं, पहला मार देते हैं, क्योंकि पहला पर क्या क्या उद्देश्य था, जोर दिया गया था, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं उतना देखा गया। जिसमें सर्वाधिक वृद्धि देखा गया था किस पंचवर्षीय योजना में? चौथा में। इसलिए इस चीजों को, पॉइंट को दिमाग में याद रखिएगा। हाँ, आनंद में गुजरात। अगला आ जाइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 4 वर्ष तक ही चला था, ठीक है ना। कहने का पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 4 वर्ष ही चला था, 1974 से लेकर 78 तक। इसके मॉडल कौन दिए थे? डीपी धर। मॉडल कौन था 5वीं पंचवर्षीय योजना का? डीपी धर। उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन। क्या उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन। इसका लक्ष्य देखिए कितना था? 4.4, लेकिन प्राप्ति कितना हुई? 4.8%। जब नींद आने लगे तो लिखना शुरू कर दीजिए, नींद गायब हो जाएगा। मॉडल क्या था? डीपी धर, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4%, और प्राप्ति कितना हुआ? 4.8%। हिंदी इंग्लिश सब चलता है, सब मारो, कोई दिक्कत नहीं। 4.8 बोल दो, 4.8 बोल दो, समझने से मतलब होना। 1974 में क्या हुआ था? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत। क्या न्यूनतम आवश्यकता होना चाहिए व्यक्तियों का, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब किया गया था? 1974 में। साथ ही साथ 1975 में VBI, ये 20 सूत्री कार्यक्रम है। तो कितनों सुधार के देते हैं, तैयो टाइपिंग वाला गलत करिए देता। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? बहुत विद्वान, आप लोग एकदम विद्वान हैं। अगला आइए, इंदिरा गांधी द्वारा एक नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सा नारा? गरीबी हटाओ का नारा। हटा गरीबी। कहाँ है गरीबी? गरीबी नजर आता है? आता है, बिल्कुल नजर आता है। ये आप लोग टाउन में है तब न, जरा ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, और हमारी आबादी जो है सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहती है। तो गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा देने से काम नहीं होता है, धरातल पे काम करने से होता है, ठीक है ना। क्योंकि सारा योजना जो है धरातल सतही जगहों तक पहुंच ही नहीं पाती है। जैसे आज BPSC का प्रोटेस्ट हो रहा था, वो क्यों नहीं सफल हो पाया? ये BPSC प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण हो गया। सब अपना अपना चेहरा चमकाने लगा, और जब चेहरा चमकने लगेगा तो स्वाभाविक बात से फेयर एंड लवली, बिको टर्मरिक लगना शुरू जब होता है,
तो कुछ दिन तक रहता है। लड़की लोग का खूबसूरती देखना है तो उसको कहिए कि मुंह कान धो के आओ एक बार। सही बात है कि नहीं? देखिए आप लोग ये लोग के अंदर में गुस्सा आ रही होगी। ऐसा नहीं है, सब लड़की के बारे में नहीं बता रहे हैं, कोई लड़की लोग है कि मेकअप भी नहीं करती। अब कोई कोई तो ऐसा लगेगा देखने गया और जब मुंह कान धो के आएगा तो डर लगने लगेगा। रात में अगर आ जाएगी तो बच्चा लोग बेहोश हो जाता है। एंड जस्ट मेकअप ब्यूटी पार्लर ऐसा कर देती है, 60 साल वाली को बना देती है 22 साल 24 साल की लड़की। क्या क्या एक से एक क्रीम डेवलपमेंट हुआ है। सबसे ज्यादा विकास हमको लगता है वही क्षेत्र में हुआ है। उसके लिए एक अलग ही योजना चालू हुआ था। हाँ, नीतीश कुमार किए थे। तो चलिए उस सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमको यहाँ देना है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। बहुत सुंदर। अगला है राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1975 को इमरजेंसी लगा था। पूछा जाता भारत में इमरजेंसी कब लगा? बहुत सुंदर। किसके समय में लगा था? इंदिरा गांधी के समय में। 21 मार्च 1977। कितना दिन तक रहा था इमरजेंसी? यहाँ देखो हम लिख दिए हैं पर्टिकुलर करके, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, कभी कभी आयोग जो है ना कुछ ऐसे प्रश्न भी डाल देते हैं, कितना दिन तक रहा था। लोकसभा चुनाव कितने दिनों तक चला, कभी कभी ऐसे सवाल भी रहेगा। तो उतना समय नहीं रहेगा आपके पास, तो सीधे याद रख लीजिएगा कितना दिन चला था? 21 माह। उस समय पीएम कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे? पूछिएगा इमरजेंसी के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब इमरजेंसी लगता है तो सारी पावर किसके पास आ जाती है? राष्ट्रपति के पास आ जाती है। अगला देखेंगे अनवरत योजना। उसके बाद जब लगा था इमरजेंसी तो उसके बाद आया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान बोलते हैं 1978 से लेकर 80 तक, जिसको बोलते हैं अनवरत योजना। ये मॉडल देने वाले थे गुरनाल मिडल। ये मॉडल दिए थे गुरनाल मिडल। और इतने फेमस व्यक्ति हैं कि इनका एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, द एशियन ड्रामा। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एशियन ड्रामा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अब वही चर्चा किए थे, इसी का चर्चा कि एशिया में क्या क्या ड्रामा होता है। अच्छा चीज नहीं किए थे, वो बताए थे, सब बातों को जिक्र किए थे कि कैसे यहाँ पर योजना सब गड़बड़ा रहा है, ये सब हो रहा है, इमरजेंसी लगा। सारे चीजों को इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? व्यक्त किया है। द एशियन ड्रामा किसने लिखी? गुरनाल मिडल। शुरू कौन किए थे ये अनवरत योजना? मोरारजी देसाई। इमरजेंसी के बाद सरकार किसकी बनी थी? किस पार्टी की? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई। और साथ ही साथ इसको शुरुआत करने वाले थे डीडी लकड़ावाला। मोरारजी देसाई के साथ साथ लकड़ावाला भी याद रखना। अनवरत योजना शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई, डीडी लकड़ावाला, मेन तो यही थे। हाँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री थे तो इसीलिए उनका नाम आ गया। लेकिन ये मेन जो दिमाग जो कॉन्सेप्ट दिया था वो लकड़ावाला ही दिए थे, डीडी लकड़ावाला। ठीक है। अगला देखेंगे 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा इसको क्या कर दी गई? फिर से वो क्या आ गई थी? भारी बहुमत से पावर में आ गई थी। तो जैसे पावर में आया, जितना पुरनका जो सब काम किया हुआ था तुरंत एकदम फाइल मार के सबको खत्म करो। तो उसमें खत्म करने में क्या था? अनवरत योजना। लेकिन अनवरत योजना ये 2 साल चली थी। इसके बारे में सिर्फ हमको यही जानना है किसने मॉडल दिया था अनवरत योजना रोलिंग प्लान का? गुरनाल मिडल। उसकी एक फेमस पुस्तक कौन सी है? एशियन ड्रामा। ठीक है। इसको लाने का, शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? मोरारजी देसाई और लकड़ा वाला। बस लकड़े वाला याद रखिए ना। हाँ। अगला आ जाइए छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, छोड़ दें क्या? हाँ, एक दिन में ज़्यादा हो जाएगा, इसको सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इसको कल के क्लास में कर देंगे, क्योंकि धीरे धीरे कोई भी चीज़ को धीरे धीरे ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है।